गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। नमस्कार सभी बच्चों को। मैं अमिता माली, बॉटनी डिपार्टमेंट, गवर्नमेंट कॉलेज बूंदी। आज के इस वीडियो में हम अपने जो यूनिट फर्स्ट है उसको आगे बढ़ाते हुए आज हम स्टडी करेंगे सेल ऑर्गेनेल्स में से एक माइक्रोट्यूब्यूल्स यानी कि सूक्ष्म नलिकाएं। नाम आपने इसका सबने सुना होगा, सूक्ष्म नलिकाएं या माइक्रोट्यूब्यूल्स। तो आज हम इसकी स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इसकी किसने खोज की थी। सूक्ष्म नलिकाओं या माइक्रोट्यूब्यूल्स का सबसे पहले जो डी रॉबर्टिस और फ्रांची ने 1953 में सबसे पहले देखा था। और तंत्रिका जो कोशिकाएं थी, नर्व सेल, उसमें उन्होंने सबसे पहले इसको देखा। फिर इसका जो नाम है माइक्रोट्यूब्यूल, वो स्लॉटरबैक ने 1963 में माइक्रोट्यूब्यूल शब्द का गठन किया। तो ये नाम इन्होंने स्लॉटरबैक ने दिया माइक्रोट्यूब्यूल। और जो खोज है, देखा जो था, वो सबसे पहले डी रॉबर्टिस और फ्रांची ने देखा था। तो इसके नाम से हम समझते माइक्रो यानी कि सूक्ष्म, छोटी, ट्यूब्यूल यानी कोई नलिकाओं के समान संरचना। तो सूक्ष्म नलिकाएं इनको कहा जाता है। इसका जो डिस्ट्रीब्यूशन है कि भाई ये कहाँ पाया जाता है, किस तरीके से व्यवस्थित होता है। तो जो सूक्ष्म नलिकाएं हैं समस्त प्रकार की यूकैरियोटिक कोशिकाओं के मैट्रिक्स में पाई जाती है। प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में ये अनुपस्थित होती है। ऑलवेज ये प्रोकैरियोटिक में अनुपस्थित और ये यूकैरियोटिक कोशिकाओं में ही पाई जाती है। अब हम इसकी संरचना देखते हैं कि किस प्रकार की यह होती है, कैसे व्यवस्थित रहती है। माइक्रोट्यूब्यूल सूक्ष्म, सीधी, बेलनाकार रचनाएं होती हैं। इनका बाह्य व्यास यानी कि जो आउटर डायमीटर है बाहर से, क्योंकि ये ट्यूब्यूल यानी कि एक नलिका के समान संरचना होती है, तो बाहर से जो इसका व्यास है वो 24 नैनोमीटर। और अवकाशिका अंदर जो ल्यूमन होती है, अवकाशिका जो खोखली संरचना है, क्योंकि ये ट्यूब्यूल का मतलब ये है कि अंदर से खोखली होती है, लंबाई में फैली होती है। अवकाशिका का जो व्यास है 15 नैनोमीटर होता है। बाह्य सतह लाइपोप्रोटीन की एकल इकाई कला से बनी होती है, जिसकी मोटाई 5 नैनोमीटर होती है। कोशिका में ये फंक्शन के अकॉर्डिंग ही अपने आप को व्यवस्थित करती है, या तो एकल या समूह में पाई जाती है। जो ग्रुप्ड माइक्रोट्यूब्यूल्स होती है यानी कि समूह में भाग लेने वाली, विभिन्न कोशिकाओं के निर्माण में भाग लेती है। सजीवों के शरीर में कम से कम 5 स्थान ऐसे पाए जाते हैं जहां सूक्ष्म नलिकाओं की सांद्रता अधिक पाई जाती है। तो इससे हम ये समझ सकते हैं कि सूक्ष्म नलिकाएं उस पर्टिकुलर ऑर्गन के निर्माण में सहयोग करती है। जैसे कि कुछ ऑर्गन है सीलिया एंड फ्लैजेला यानी कि पक्षमाभ एवं कशाभिकाओं में। सबने नाम सुना है अच्छी तरह से, पक्षमाभ और कशाभिकाएं, जिन्हें हम आगे पढ़ेंगे। तंत्रिका क्रियाओं में, नर्वस सिस्टम में, है ना, माइटोटिक उपकरण में, पादपों की विभ्युतक कोशिकाओं में यानी मेरिस्टेमेटिक सेल्स में, पादपों की दीर्घीकृत इलोंगेटिक होने वाली कोशिकाओं में। और अगर हम इसके अनुप्रस्थ काट में देखें तो जो माइक्रोट्यूब्यूल है वो एक खोखली गोलाकार रचना के रूप में दिखाई देती है। इसकी भित्ति 5 से 6 नैनोमीटर मोटी होती है। इसकी सतह पर राइबोसोम्स चिपके हुए नहीं होते हैं। एक माइक्रोट्यूब्यूल अधिकतर 13 व कभी-कभी 12 से 15 उप इकाइयों द्वारा बनी होती है, जो एक से घेरे में स्थित होती है। इस तरीके से आप देख सकते हैं डायग्राम में, इस तरीके से। इन उप इकाइयों को प्रोफिलामेंट्स कहते हैं। ये माइक्रोट्यूब्यूल की अक्ष के समांतर एक दूसरे के समान दूरी पर स्थित होते हैं। और इनकी केमिकल स्ट्रक्चर को हम देखें तो माइक्रोट्यूब्यूल्स के प्रोफिलामेंट्स एक विशेष प्रोटीन के गोलाकार उप एकांकों सब यूनिट से बने होते हैं, जिन्हें
ट्यूबुलिन कहते हैं। एक ट्यूबुलिन उप एकांक में अमाइनो अम्ल के 500 अणु होते हैं। इसका अणुभार 55,000 डाल्टन होता है। सामान्य कोशिकीय परिस्थितियों में ट्यूबुलिन एक डाइमर होता है। जो ट्यूबुलिन क्या है? ट्यूबुलिन प्रोटीन की बनी होती है, ये गोलाकार प्रोटीन होती है। ट्यूबुलिन एक डाइमर होता है जो 2 मोनोमर्स के संयोजन से बनता है। ये मोनोमर्स क्या क्या हैं? डायग्राम में देख सकते हैं आप, अल्फा ट्यूबुलिन, बीटा ट्यूबुलिन। जो लाइट ग्रीन कलर के हैं वो है अल्फा ट्यूबुलिन, डार्क कलर के हैं बीटा ट्यूबुलिन। एक प्रोफिलामेंट में अल्फा तथा बीटा ट्यूबुलिन मोनोमर्स एकांतरित रूप से व्यवस्थित होते हैं। एक माइक्रोट्यूब्यूल में 13 प्रोफिलामेंट्स हेलिकल या सर्पिल रूप में अभिविन्यासित होते हैं। एक ट्यूबुलिन डाइमर में जीटीपी यानी कि गुआनासिन ट्राइफॉस्फेट व कॉल्चिसिन अणुओं के संयोजन के लिए भी स्थल होते हैं। ट्यूबुलिन के अतिरिक्त सूक्ष्म नलिकाओं में 20 से 25 प्रकार के द्वितीयक प्रोटीन्स भी पाए जाते हैं। इन्हें सम्मिलित रूप से MAP यानी कि माइक्रोट्यूब्यूल एसोसिएटेड प्रोटीन्स कहते हैं। माइक्रोट्यूब्यूल्स के परस्पर संकलन व पृथक होने में MAP सहायक होते हैं। माइक्रोट्यूब्यूल्स अपेक्षाकृत अस्थिर होते हैं और माइक्रोट्यूब्यूल्स के असेंबली यानी कि संग्रहित समूह में रहते हैं। तो माइक्रोट्यूब्यूल्स का संकलन जो है वो अस्थिर माइक्रोट्यूब्यूल्स का परस्पर संकलन तथा पृथक होना कोशिका की उपापचय अवस्था पर निर्भर करता है। कोशिका विभाजन की मध्यावस्था मेटाफेज में ट्यूबुलिन प्रोटीन या उप एकांकों की उच्च मात्रा होती है, जबकि पूर्व अवस्था व पश्चावस्था के दौरान कम होती है। अनेक माइक्रोट्यूब्यूल्स MAPs व GTP की सहायता से संकलित होकर पक्षमाभों, कशाभिकाओं, तर्कुतंतुओं, तारक केंद्रों का निर्माण करते हैं। मतलब ये देखो, ये जितनी भी संरचनाएं हमें पता है, पक्षमाभ यानी कि सीलिया, कशाभिकाएं फ्लैजेला, फ्लैजेला में तर्कुतंतु यानी सेंट्रियोल्स और सेंट्रोसोम का निर्माण करते हैं। अब हम इसके देखते हैं कि इसमें देखते हैं कि जो ये क्या मेन इसका फंक्शन है कि एक तो ये साइटोस्केलेटन के रूप में और गति के रूप में सहायक है। तो इसका 2 प्रोटीन इसमें मोटर प्रोटीन रहती है, एक तो काइनेसिन, एक साइटोप्लाज्मिक डाइनिन। डाइनिन और काइनेसिन। तो काइनेसिन इट्स responsible for moving vesicles and organelles from the cell body toward the synaptic terminals और डाइनिन क्या है? responsible for the movement of cilia and flagella. cilia and flagella के मूवमेंट के लिए डाइनिन प्रोटीन आवश्यक है और काइनिन जो है ये भी मोटर प्रोटीन है, वो मूविंग वेसाइकल्स को मूव करने के लिए ज़रूरी होती है। अब हम इसके फंक्शंस देखते हैं। बहुत सारे फंक्शंस हैं इसके। सबसे पहले तो सबसे मेन जो है सूक्ष्म नलिकाएं कोशिका की आकृति को दृढ़ता व सुनिश्चितता प्रदान करती है, या फिर इसको कह सकते हैं कि साइटोस्केलेटन के रूप में प्रयुक्त होती है। जैसे एनिमल में होता है ना कि एनिमल के अपन जो पिंजर ऑफ साइटोस्केलेटन आपने देखा होगा, स्केलेटन के उस स्केलेटन वो अपन को शेप और दृढ़ता प्रदान करता है। उसी तरीके से कोशिकाओं में भी जो दृढ़ता आती है वो इसी के कारण आती है, माइक्रोट्यूब्यूल्स के कारण। फ्लैजेला व सीलिया को विशिष्ट गति की योग्यता प्रदान करता है। ये जो गति है वो सीलिया और फ्लैजेला में जो मूवमेंट है, गति है, वो माइक्रोट्यूब्यूल्स के थ्रू ही आती है। कोशिका विभाजन के दौरान गुणसूत्रों की एनाफेजिक गति के लिए आवश्यक तर्कुतंतुओं में निर्माण में भाग लेती है। तंत्रिका कोशिकाओं में विभिन्न आयनों व पदार्थों का परिवहन करती हैं और विभिन्न प्रकार की रचनाओं जैसे कि सीलिया, फ्लैजेला, तारककाय आदि का निर्माण करती हैं। माइक्रोट्यूब्यूल्स की जो कोशिका है वो सेल इलोंगेशन, कोशिका लंबन तथा विभेदन, डिफरेंशिएशन जैसी क्रियाओं में महत्वपूर्ण भूमिका होती है और कोशिका को ये ध्रुवीयता प्रदान करती है, यानी कि पोलैरिटी प्रदान करती है कोशिकाओं को। तो ये तो थे माइक्रोट्यूब्यूल्स के फंक्शन। अब हम आगे देखते हैं कि माइक्रोट्यूब्यूल्स जो किसमें समाहित रहती है? सेंट्रोसोम में, यानी कि माइक्रोट्यूब्यूल्स क्या क्या रचनाएं आगे बनाती है, एक उन्हीं में से एक है सेंट्रोसोम। तो अब हम देखते हैं सेंट्रोसोम। ये सेंट्रोसोम है तारककाय
जिसे कहा जाता है, सबने नाम सुना होगा। इसकी जो खोज है वो बोवेरी ने की थी और उच्च श्रेणी की पादप कोशिकाओं में तारककाय अनुपस्थित होता है। जंतुओं को शैवालों, लाल शैवालों को छोड़ के कवक, मॉसेस तथा फर्नों की कोशिकाओं में ये अंतरावस्था के दौरान केंद्रक कला से सटा हुआ गोल अंगक के रूप में स्थित होता है। एक कोशिका में सामान्यतः एक तारककाय होता है। कोशिका विभाजन के समय विभाजित होकर दो कणी की रचनाएं बना लेता है, जिन्हें सेंट्रियोल्स कहते हैं। दोनों तारक केंद्र कोशिका के दो विपरीत ध्रुवों पर स्थित हो जाते हैं। तारक केंद्र इंटरफेज के अंत में स्पष्टता दिखाई देते हैं। ये एक बेलन के समान दिखाई देते हैं, जैसे कि चित्र में आपको दिखाई दे रहा होगा। इनका व्यास 1500 एंगस्ट्रोम से 25,000 एंगस्ट्रोम तथा लंबाई 3000 से 20,000 एंगस्ट्रोम तक होती है, जैसे कि आप देख ही सकते हैं। अब इसकी अल्ट्रा स्ट्रक्चर अगर हम देखें तो एक तारककाय में दो बेलनाकार तारक केंद्र या सेंट्रियोल होते हैं, जो या कोशिका केंद्र होते हैं, जिन्हें सम्मिलित रूप से डिप्लोसोम भी कहते हैं। दो जो बेलनाकार तारक केंद्र सेंट्रियोल होते हैं, उनको डिप्लोसोम कहते हैं। दोनों तारक केंद्र एक दूसरे से समकोण पर स्थित होते हैं। एक तारक केंद्र 9 रेशों से बना होता है तथा प्रत्येक रेशा फिर 3 सूक्ष्म नलिकाओं से बना होता है। इस प्रकार एक सेंट्रियोल में 27 सूक्ष्म नलिकाएं होती हैं। 9 रेशे एक रेशेहीन नॉन फाइब्रस केंद्रीय अक्ष के चारों ओर खोल बनाते हुए व्यवस्थित होते हैं। प्रत्येक रेशा त्रिक रेशा ट्रिपलेट फाइबर होता है, यानी कि ये 3 सूक्ष्म नलिकाओं का बना होता है। एक तारक केंद्र के सभी जो रेशे हैं वो प्रोटीन्स के बने होते हैं और गहरे पदार्थ से परिबद्ध होते हैं। तारक केंद्र के बाहर कला जो संभवतः अनुपस्थित होती है। तारक केंद्रों में डीएनए व आरएनए की सूक्ष्म मात्रा भी पाई जाती है, जो इन्हें सेमी ऑटोनॉमी यानी अर्ध स्वायत्तता प्रदान करती है। जैसा कि आप डायग्राम में देख ही सकते हैं कि इसकी किस तरीके से संरचना, तारक यानी कि तारे के आकृति की संरचना है इसकी, इसलिए इसको तारक काय कहा जाता है। नाम भी इसीलिए दिया गया है इसको। दोनों जो तारक केंद्र है, सेंट्रियोल है, उसके समूह के चारों ओर एक स्पष्ट क्षेत्र दिखाई देता है, जिसे सेंट्रोस्फीयर कहते हैं। सेंट्रोस्फीयर तथा एक जोड़ी तारक केंद्रों को सम्मिलित रूप से तारककाय या माइक्रोसेंटर कहते हैं। यानी है ये एक्चुअल में स्ट्रक्चर सेंट्रियोल तारक केंद्र, लेकिन उसके आसपास का जो क्षेत्र है ना, उसको मिला करके सेंट्रोसोम कहते हैं। सेंट्रोस्फीयर के चारों ओर सभी दिशाओं में कुछ रश्मियां फैली रहती हैं। रश्मियों युक्त क्षेत्र को तारक यानी कि एस्टर या एस्ट्रोफियर कहते हैं, जो रश्मियां फैली रहती है ना, उसके कारण। इसका जो ओरिजिन है वो एक अर्ध स्वायत्त इसको अंग माना जाता है, यानी कि सेमी ऑटोनोमस डीएनए व आरएनए की उपस्थिति के कारण तारक काय की उत्पत्ति तारक केंद्रों की प्रतिकृति द्वारा मानी जाती है। तारक काय से पृथक्कृत तारक केंद्र संतति तारक केंद्र बना लेते हैं, जो आने वाली आगे की जो कोशिका है, कोशिका विभाजन है, उसमें कार्य करते हैं। ट्यूबुलिन नामक प्रोटीन की इकाइयां सेंट्रियोल बनने के स्थान पर एकत्रित हो जाती है, फिर बहुलीकरण या पॉलीमराइजेशन की क्रिया द्वारा पहले ही सूक्ष्म नलिकाओं में परिवर्तित होती है। अंत में सूक्ष्म नलिकाएं व्यवस्थित होकर सेंट्रियोल का निर्माण कर देती है। अब हम इसके फंक्शंस देखते हैं। ये तो हमने देखा ही है कि जो इसके डायग्राम में हम देख सकते हैं, एस्ट्रल माइक्रोट्यूब्यूल्स, काइनेटोकोर माइक्रोट्यूब्यूल्स, इंटरपोलर माइक्रोट्यूब्यूल्स, काइनेटोकोर हम देख सकते हैं, स्पिंडल पोल, सेंट्रोसोम, रेप्लिकेटेड क्रोमोसोम, सिस्टर क्रोमेटिड्स, मोटर प्रोटीन। तो ये सब मिल करके ये सेल डिवीजन में जो माइटोसिस है उसमें किस प्रकार से ये सहायक है। तो इसके फंक्शंस हम देखेंगे तो जंतुओं व विभिन्न श्रेणी के निम्न श्रेणी के पादपों की कोशिकाओं में तारक केंद्रों से आधारी कणिकाएं यानी कि बेसल ग्रेन्यूल्स, तरकु रेशे, कशाभिकाएं, पक्षमावय यानी कि सीलिया, अनफ्लैजेला आदि का निर्माण होता है। तो कितनी सारी संरचनाओं का इनका निर्माण होता है। मेन तो इसका क्या है कि ये
सेल डिवीजन के समय एक्टिव होता है, सेल डिवीजन के समय संरचना होती है और दो पोल पे ये जाकर के दो जो होते हैं एक समकोण पे, एक इस डिग्री पे और एक इस डिग्री पे, दोनों समकोण पे। तो फिर फंक्शन है इसका, कोशिका विभाजन के समय तारक तंतुओं एस्ट्रल फाइबर्स का निर्माण करते हैं, उनके द्वारा गुणसूत्रों को मेटाफेजिक प्लेट से ध्रुवों तक घसीटा जाता है। तो हम सेल डिवीजन में देखते हैं कि जो गुणसूत्र है वो ध्रुवों पे पहुंचते हैं, ये हमने सबने पढ़ा है पिछली कक्षाओं में कि किस प्रकार से कोशिका विभाजन होता है, सेल प्लेट बनती है, उनको ध्रुवों पे खींचा जाता है। तो ये सारे काम सेंट्रोसोम के होते हैं, यानी सेंट्रियोल के होते हैं। सेंट्रियोल प्लस उसका जो सेंट्रोस्फीयर है, आसपास का क्षेत्र है, ब्लर जो इमेज है, उसको सेंट्रोसोम कहते हैं। तो ये तो थे आज के इस वीडियो में हमारे माइक्रोट्यूब्यूल्स। माइक्रोट्यूब्यूल्स से मिलकर के जो संरचना बनी वो सेंट्रोसोम। ठीक है बच्चों, आगे के हम वीडियो में जो और ऑर्गेनेल्स हैं उनकी स्टडी करेंगे। ओके, थैंक यू बच्चों।